तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान, थर्ड ईयर आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस में आज हम बात करेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति के बारे में। जैसा कि हमने नाम सुना है, साम्यवादी चीन। साम्यवादी चीन, जिसे चाइना भी कहते हैं, और अभी वर्तमान में कोरोना की वजह से चाइना या चीन काफ़ी सुर्खियों में है और भारत और चीन में संबंध भी थोड़े तनावपूर्ण है अभी। तो साम्यवादी चीन की विदेश नीति किस प्रकार की है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का महत्व बहुत पहले 1949 के पहले ऐसा मानते थे कि चीन पूरब का एक तरबूज है जिसे कोई भी आके खा सकता था, यानी उसकी शक्ति का महत्व, उसकी शक्ति का अंदाजा किसी को नहीं था। किंतु वर्तमान में विशेष रूप से सोवियत संघ के विभाजन के पश्चात अमेरिका को सीधी टक्कर देने वाला एकमात्र चाइना नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में चीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का महत्व यह है, जैसा कि फ्रीमैन कहते हैं, साम्यवादी नेतृत्व में एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय अर्वाचीन वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक ऐसी घटना है जिसने विश्व की राजनीति में अनेक नए मोड़ और अनेक परिस्थितियां उत्पन्न की है। जैसे कुछ बिंदुओं में बात करते हैं, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। पहली महाशक्ति अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ और तीसरी महाशक्ति चाइना को हम मान सकते हैं। नवीन शक्ति संतुलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व का एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले तथा रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाले चीन के साम्यवादी बन जाने से रूसी गुट की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई। तो नवीन शक्ति संतुलन हुआ, साम्यवाद की शक्ति चाइना के कारण और उसकी पॉपुलेशन के कारण बढ़ती हुई आगे जाने लगी। अमेरिकी नीति की विफलता, साम्यवादी चीन की सफलता विशेष रूप से अमेरिका के लिए तगड़ा झटका थी। अमेरिका जहां साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था, वहीं चाइना में साम्यवादी क्रांति 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में जो नई सरकार की स्थापना हुई, उसके बाद में लगा कि साम्यवादी गुट हावी हो गया, अमेरिकी गुट की विफलता नजर आने लगी। पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन, इससे पश्चिमी गुट की नीति और परिस्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संधियां करने तथा सीटों बनाने की नीति स्वीकार करी। दूसरा है, अमेरिका ने फार्मोसा में स्वयं सरकार की रक्षा को अपना उत्तरदायित्व मान लिया। चाइना की जो पहले की सरकार थी, जिसे वास्तविक सरकार माना जा सकता है माओ से तुंग से पहले, 1949 से पहले की, वो उसने भागकर फार्मोसा द्वीप समूह में शरण ले ली, जिसे अभी ताइवान कहते हैं। अमेरिका ने ताइवान की या फार्मोसा द्वीप समूह की जो स्थायी सरकार है उसकी रक्षा का वचन दिया। इसके अभ्युदय ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत तथा जापान के उद्योग धंधों के विकास के लिए तथा पूर्व में इन्हें लोकतंत्र का दुर्ग बनाने के लिए बड़े परिमाण में सहायता देने को बाधित किया है। अमेरिका ने भारत को विशेष रूप से बहुत अधिक सहायता प्रदान करने का निश्चय किया, क्योंकि जिस प्रकार चाइना में साम्यवाद की स्थापना हो गई, कहीं भारत साम्यवादी प्रसार में न आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को चिंतित होना स्वाभाविक था। अमेरिका ने यह भी निश्चय कर लिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपने सैनिक साधनों से भी प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी प्रसार का विरोध करेगा। इसी निश्चय के फलस्वरूप उसने 1950 में दक्षिणी कोरिया की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। अमेरिका ने फैसला किया कि अब अगर आवश्यकता पड़ेगी तो साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए युद्ध के अंदर सीधा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतरने से भी वह नहीं हिचकेगा। सोवियत संघ के लिए वरदान और अभिशाप, सोवियत संघ को चाइना के उदय से जहां लाभ हुआ, वहीं उसे साम्यवादी गुट के नेतृत्व में बने रहने को चुनौती भी मिलने लगी। तो दोनों समस्याएं थी सोवियत संघ के सामने।
साम्यवाद का प्रसार हुआ, किंतु साम्यवादी गुट के नेता सोवियत को चुनौती मिलने लगी। संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। पामर और पार्किंस जैसा कहते हैं, चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है। चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक ओर एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर एशिया के विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। चीन भारत को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने का सतत प्रयास करता रहा है। अगला है नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। चाइना के उदय से नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई, कुछ बिंदुओं में उन्हें देख लेते हैं। पहली समस्या साम्यवादी चीन को मान्यता तथा उसके प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में बिठाने की थी। इस प्रश्न पर ब्रिटेन और अमेरिका में गंभीर मतभेद रहे। अमेरिका के प्रबल विरोध के कारण 1971 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए सभी प्रयत्न विफल हो गए। दूसरी समस्या फार्मोसा की है। चीन से भागने के बाद 7 सितंबर 1949 को चांग काई शेक ने फार्मोसा टापू पर शरण ली तथा ताइपे नगर को चीनी गणराज्य की राजधानी घोषित किया। यह टापू चीन के तट से 115 मील दूर है। इसके पश्चिम में फार्मोसा जलडमरू मध्य में पेस्काडोर्स के 48 छोटे द्वीप तथा चीन के तट से 12 मील दूर कुछ टापू वगैरह है। इन सब पर चांग काई शेक का अधिकार है, किंतु साम्यवादी चीन इसे चीन का हिस्सा समझता है और इस पर अपना अधिकार करना चाहता है। उसका यह कहना है कि इन पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की सहायता से चांग काई का शासन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन टापुओं को हस्तगत करने के लिए यदाकदा चीन अपने प्रयत्न करता रहा है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर चीनी क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। के.एम. पडिक्कर के शब्दों में चीन एक महाशक्ति बन गया और इस रूप में मान्यता प्रदान किए जाने पर जोर दे रहा है। इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्य की मांग करती है वो सरल नहीं है और सुदूर पूर्व में जो संघर्ष है वह इसका प्रतिवाद का परिणाम है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। चाइना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी से पैर पसारने लगा। पहले चौथे स्थान पर जो चाइना था वो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 11.1% की रफ्तार से बढ़ते हुए 2010 में उसने जापान को पछाड़ दिया। ये सारी चीनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय से उत्पन्न हुई घटनाएं थी। अब हम बात करते हैं चीनी विदेश नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। चीनी विदेश नीति के उद्देश्य संक्षेप में, चीन की साम्यवादी सरकार ने अपनी विदेश नीति के निम्नलिखित लक्ष्य स्थापित किए हैं। पहला, चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा, चीन को एक महाशक्ति, तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और साम्राज्यवादी शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों की सहायता करना। इसके अलावा प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। चीनी सीमाओं का विस्तार करना। सोवियत संघ अथवा रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना तथा चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। स्पष्ट रूप से चीन ने अपने आप को शक्तिशाली और उसका मानना है कि पुराने समय में चीन कभी महान शक्ति था, उस गौरव को वह पुनः प्राप्त करना चाहता है और यदाकदा अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है कि ये कभी प्राचीन काल में ये क्षेत्र हमारे चाइना में थे, ये बोल के चीन अपने विस्तार और नीति को प्रसारित करता रहता है। उसने विदेश नीति में भी इसका उल्लेख किया है। अब बात करते हैं चीनी विदेश नीति के बारे में। कुछ इसके चीनी विदेश नीति के साधनों के बारे में जहां हम बात करते हैं तो यह प्रमुख साधनों को अपनाता है, जैसे सैनिक शक्ति का दबाव, राजनीतिक कार्य, कूटनीतिक, प्रचारात्मक, मनोवैज्ञानिक युद्ध, आर्थिक प्रतियोगिता और मूल्योच्छेद। इन सभी साधनों का प्रयोग एक साथ संभव नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार वो इसका प्रयोग करेगा। किंतु चीनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बात आती है चारा और छड़ी की नीति। जैसे कि चारा दिखा के बकरी को प्रलोभित किया जाता है,
जैसे ही वो चारा खाने के लिए आ गया है उसको छड़ी मार दी जाती है। अर्थात चाइना पर किसी भी समय कभी भी विश्वास करना घातक हो सकता है। 1962 के युद्ध से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था और चाइना ने किस प्रकार छद्म तरीके से आस्तीन का सांप बनकर भारत पर आक्रमण किया, ये सर्वविदित है। आज भी जब भी चाइना से कुछ बात होती है, अभी डोकलाम में हमारे सैनिकों का मारा जाना और चाइना का भी कुछ नुकसान होना, कुछ झड़प की घटनाएं, वो सब इसका उदाहरण है कि चीन विश्वास योग्य बिल्कुल नहीं है और वो अपनी विदेश नीति में भी साफ इस प्रकार के संकेत देता है। अनेक ऐतिहासिक उदाहरणों से यह प्रूव हो जाता है कि चाइना पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से विदेश नीति के मामले में। तो चीन की विदेश नीति इस प्रकार की है कि स्वयं का और केवल स्वयं का हित देखना, उसके लिए वो किसी भी प्रकार के धूर्ततापूर्ण साधन अपनाने से परहेज नहीं करता है। चीनी विदेश नीति के विकास के कुछ चरण है। उग्र नीति का युद्ध रहा है माओ से तुंग के समय 1949 से 53 तक, फिर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति 1954 से 57 तक, नई आक्रमणकारी युद्धवादी नीति का युग 1957 से 69 तक तथा युआन कूटनीति 1969 से अब तक जो चल रही है। चीन की विदेश नीति का अगर हम मूल्यांकन करें तो विशेष रूप से चीनी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है आक्रामकता। वह आक्रमणकारी है, किसी भी समय तनाव उत्पन्न कर देना उसकी मूल प्रवृत्ति रही है और विशेष रूप से एशिया में भारत के प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जाए वो हमेशा चाहता है। जब जब भी भारत ने नेहरू जी के युग में जब भारत पूरी दुनिया के नक्शे पर हाईलाइट हुआ था तब चीन ने आक्रमण किया। आज भी जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत फिर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तो चाइना को फिर समस्याएं हो सकता है वो ऐसा कुछ करे जिससे भारत की किसी भी प्रकार की इमेज कम हो, छवि खराब हो और ऐसी कोशिश वो लगातार करता रहा है। अभी जो सीमाओं पर तनाव है चाइना और भारत में वो इसी का संकेत देता है कि चीन अपनी इस प्रकार की नीति से बाज नहीं आने वाला। वर्तमान में चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, अपनी साम्राज्यवादी नीति को जमाने में और विशेष रूप से इस कोरोना काल में उसने किस प्रकार से कितना अधिक भय उत्पन्न करते हुए लाभ अर्जित किया है वो सभी के सामने तो चीनी विदेश नीति इन बिंदुओं से स्पष्ट हो जाती है। धन्यवाद।